Hello everyone. In this lecture we will start a new chapter from class 11th chemistry, that is structure of atom. So in this chapter we will know what are the constituent particles of an atom, and we will also know what is the position of those constituent particles. We know that there are more than 35 subatomic particles which have been discovered so far, and the main constituent particles of an atom are electrons, protons and neutrons. So today we will learn about the discovery and properties of these main subatomic particles. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम अभी तक 35 से ज़्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर चुके हैं, बट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो कि मेन हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको पहले तो सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ ये भी पढ़ना है कि ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स एटम में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इनकी पोजीशन है और किस तरीके से ये बिहेव करते हैं और साथ ही साथ क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो जब हम एटम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी एटम की, और वहाँ पे जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने पता किया कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हो और एटम बहुत सारे टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. तो हमको इस चैप्टर में यही पता करना है कि कैसे हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है और वो एटम के अंदर प्रेजेंट होती है. तो कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और कैसे हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला. सो लेट्स स्टार्ट विद द discovery of electron. So in the 19th century there used to be an experiment which was called discharge tube experiment. So this was the setup of discharge tube experiment. What was there in the discharge tube experiment? There used to be a long glass tube that is about 76 centimeter long glass tube, and it is emptied with the help of a vacuum pump. So whole air of the glass tube is taken out with the help of a vacuum pump. So due to this, the pressure inside the vacuum pump is about 0.01 mm of Hg. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक about 76 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके पास एक ग्लास ट्यूब होती है और उसमें जो हम प्रेशर रखते हैं दैट इज़ अबाउट 0.01 mm ऑफ Hg. और इस प्रेशर को कम कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द गैस आउट. तो जो इसके अंदर जो भी एयर होगी उसको हम वैक्यूम पंप की हेल्प से बाहर निकाल देंगे और उसके अंदर उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. नाउ ऑन द टू एंड्स, आप दो एंड्स पे देख सकते हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, विच आर अटैच टू द हाई वोल्टेज बैटरी. तो यहाँ पे आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हो इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब और इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. नाउ इन द बिगिनिंग देयर यूज्ड टू बी अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऑन द साइड ऑफ एनोड. एनोड की तरफ जो ग्लास ट्यूब होती है वहाँ पे हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन सेट कर देते हैं. फ्लोरोसेंट स्क्रीन की आपको प्रॉपर्टी पता है, व्हेनेवर सम पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. तो अगर कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल या रे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं तो ये ग्लो करना शुरू कर देती है. तो सबसे पहले जब इस सेटअप में हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं और क्योंकि यहाँ पे ग्लो हो रहा है तो उससे हमको पता चला कि कोई तो चीज़ है जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है. तो क्योंकि ये रेज कैथोड से आ रही थी तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज. इनको नाम दिया गया कैथोड रेज. लेटर जे थॉमसन डिड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज. तो जे थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए
इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ का पता करने के लिए। सबसे पहला तो यहाँ पे हम इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमको कैसे पता चला। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, properties of cathode rays. So let's see what were the properties of cathode rays. So the first point that we know about cathode rays is the cathode rays consist of some particles which have some mass. Cathode rays में कुछ particles थे जिनका कुछ mass था। तो ये हमको कैसे पता चला? तो हमने यहाँ पे क्या सेटअप किया था? यहाँ पे हमने एक शाफ्ट से अटैच्ड एक फैन सेटअप किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक फैन सेटअप किया जो कि एक शाफ्ट से अटैच था। व्हेनेवर द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड दिस फैन स्टार्ट्स मूविंग। ये फैन क्या होता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पर कोई स्ट्राइक कर रहा है, और वहाँ से हमको पता चला कि जो कैथोड रेज होते हैं इनमें कोई पार्टिकल्स होते हैं। नाउ द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज दे ऑल्सो हैव चार्ज। हमको ये पता चला कि इनमें चार्ज भी होता है। हाउ? ये हमको कैसे पता चला कि इनमें चार्ज भी होता है? जब हमने इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन दिस अरेंजमेंट द कैथोड रेज बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया तो जो ये आपके कैथोड रेज हैं ये पॉजिटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हो जाते हैं। सो व्हाट डज इट सजेस्ट? इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव चार्ज। सो इट शोज दैट द चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स इज नेगेटिव। तो कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज नेगेटिव होता है, उनका कोई मास भी होता है। देन वन मोर प्रॉपर्टी दैट द कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। और ये कैसे पता चलता है हमको? कि अगर आप इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो देन इट मेक्स अ शार्प शेडो। तो शार्प शेडो फॉर्म करता है अगर इसके पाथ में आप कोई सब्सटेंस रखते हो। तो शार्प शेडो तभी फॉर्म होगा जब कोई भी लाइट या कोई भी रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, cathode rays are deflected from their path when a magnetic field is applied। तो अगर आप इसके अक्रॉस, डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो भी कैथोड रेज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होती हैं। वैसे ही जैसे कैथोड रेज तब डिफ्लेक्ट होती थी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। Cathode rays produce ionization of gases. Cathode rays produce X-rays when they strike on a metal surface। तो ये भी ध्यान रखिए, कैथोड रेज की वजह से जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। साथ ही साथ कैथोड रेज कभी भी किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो वो एक्स-रेज प्रोड्यूस करते हैं। देन कैथोड रेज ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगर आप चेक करोगे तो किसी भी सरफेस पे जब कैथोड रेज हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वहाँ पे जो सरफेस है वो हीट अप हो जाता है। तो इसका मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू अ थिन शीट ऑफ मेटल। किसी थिन शीट से कैथोड रेज इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द चार्ज बाय मास रेशियो। Suppose E denotes the charge and M denotes the mass of constituent particles of cathode rays. So the charge by mass ratio does not vary with the change in the gas inside the
डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब ये जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस रखी है। अगर आप एक गैस को रिमूव करके, वैसे तो गैस हम बहुत ही कम रखते हैं किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में, लेकिन अगर आप कोई भी गैस रखते हो, द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है किसी भी गैस के लिए वो हमेशा सेम रहता है कैथोड रेज का। एंड इट वाज फाउंड टू बी 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो जो चार्ज बाय मास रेशियो है किसी भी पार्टिकल का, जो किसका पार्टिकल है, कैथोड रेज में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा सेम होता है। और ये चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो होता है 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। Later, with the help of Milkan's oil drop method, the charge of these constituent particles was found to be 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now, these constituent particles of cathode rays में जिन constituent particles की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं constituent particles को नाम दिया गया electrons. These constituent particles were named electrons. तो जिन कैथोड रेज की हम बात कर रहे हैं, हमको ये पता चला कि इनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में चार्ज होता है, उन पार्टिकल्स में मास होता है, और उनकी हमको वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। और फिर बाद में हमको ये भी पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी गैस के लिए कभी भी चेंज नहीं होता है। और जो चार्ज होता है उन पार्टिकल्स का वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो E की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 बाय M is equal to 1.76 into 10⁸. So from here you can say M is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 1.76 into 10⁸, and that is about 9.1 into 10⁻⁻28 gram. So this is the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आपको ध्यान में रखना है, that is 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन्स की इतनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और स्पेशली उसका चार्ज और उसका मास। नाउ अब हमको एक चीज़ पता चल गई, ये जो डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, तो जे थॉमसन ने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया। सबसे पहले डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन की। एटम के जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें से सबसे पहले डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय जे थॉमसन। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? इससे पहले हमको ये पता था कि एटम इज़ इंडिविजिबल, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जे थॉमसन को पता चला नहीं, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के ही पार्टिकल्स हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। उनका मास, उनका चार्ज, सब कुछ हमको पता है। नाउ हमारे पास यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है। हम एटम्स के बारे में क्या जानते हैं? पहली चीज़ कि एटम्स आर न्यूट्रल, और दूसरी चीज़ atoms have a negatively charged particle, that particle is known as electron। तो हमको ये चीज़ें पता चल गई कि एटम पहले तो न्यूट्रल होते हैं, एटम का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है, और दूसरी चीज़ जो कि जे थॉमसन ने पता कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में ही प्रेजेंट होते हैं और उनका चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्योंकि जे थॉमसन के पास केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन है, सो जे थॉमसन गेव द आइडिया ऑफ द एटॉमिक मॉडल कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ ही वही रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमको तभी पता चलेगा जब हमको उसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में पता होगा, और ये पता होगा कि वो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो
J.J. Thomson gave a rough idea of atom and that is called Thomson's model of atom और it is also called रेजिन पुडिंग मॉडल। इसको हम रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल और थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, J.J. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल सब सेम है। सो व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ एटम? उसने एटम के बारे में क्या कहा था? ही टोल्ड दैट एटम इज a spherical particle in which electrons are embedded like raisins are embedded in pudding or seeds are embedded in watermelon। तो J.J. थॉमसन ने क्या कहा कि एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम ऐसे जैसे आप पुडिंग में रेजिन्स रखते हो या जैसे कि वाटरमेलन के अंदर उसकी सीड्स होती हैं, तो वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड द होल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड इन द होल एटम विच इज इनफ टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी बात क्या कही कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में स्प्रेड होगा, पूरे एटम में वो इवनली स्प्रेड होगा और वो इतना होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ से थॉमसन ने दो चीज़ें क्लियर कर दी। पहली चीज़ कि एटम में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अभी तक हमको ये नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम में किसकी वजह से होता है। तो J.J. थॉमसन ने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पूरे एटम में इवनली स्प्रेड होगा और वही न्यूट्रलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को। हाउएवर दिस मॉडल वाज फेल्ड लेटर। इस मॉडल के फेलियर के बारे में भी हम जानेंगे कि ये मॉडल फेल क्यों हो गया। बट बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट सम अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज discovery of proton. So the discovery of proton was done by E. Goldstein and it was done with the help of same experiment, that is discharge tube experiment. The only difference is in this experiment the cathode is not just a simple electrode but it is a perforated disc which has very small pores in it and the fluorescent screen is kept on the साइड ऑफ कैथोड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली डिफरेंस क्या है कि बाकी सारी चीज़ें सेम है। एनोड पे इस समय हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं रखेंगे, इस समय हम रखेंगे कैथोड पे। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो हो चुकी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ एंड दैट इज़ वाई दीज वर नेम्ड कैथोड रेज। फिर बाद में पता चला कि इनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। सेम अब यहाँ पे भी क्या होता है कि when a high voltage is applied, जैसे कि प्रीवियस केस में था, when the high voltage is applied fluorescent screen starts glowing, fluorescent screen ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब there are some particles which are striking on the fluorescent screen। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि हमने कैथोड रेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पता की थी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से हमने पता किया था कि कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही हमको पता चला कि ये जो रेज होती हैं दीज रेज वर नेम्ड कैनाल रेज और एनोड रेज, क्योंकि एनोड की तरफ से आ रही हैं तो एनोड रेज और कैनाल रेज। तो इन रेज को हम एनोड रेज या फिर कैनाल रेज कहते हैं। और ये जो कैनाल रेज हैं ये एनोड की तरफ से आती हैं और कैथोड पे स्ट्राइक कर रही हैं। वी हैव फाउंड दैट दीज कैनाल रेज ऑल्सो कंटेन सम पार्टिकल्स। इनमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और इन पार्टिकल्स का ऑब्वियसली कोई मास होगा। और ये जो कैनाल रेज है दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं। ये भी किसी जिगजैग मोशन में ट्रेवल नहीं करती हैं या किसी रैंडम मोशन में नहीं ट्रेवल करती हैं। देन दीज पार्टिकल्स हैव सम चार्ज, कुछ चार्ज होता है इनका और इनका चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आपको इतना ध्यान रखना है इनमें कुछ चार्ज होता है और ये चार्ज जो होता है दैट चार्ज इज़ पॉजिटिव। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
कैनाल रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका भी चार्ज पता किया। द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज E/m रेशियो, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस। प्रीवियस केस जो हमारे पास था जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, उसमें E/m जो रेशियो था वो कांस्टेंट था। आप अगर गैस चेंज करते हो तो कोई भी गैस आप रखो, E/m रेशियो हमेशा सेम आता है, लेकिन इस केस में E/m रेशियो जो डिपेंड करता है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप गैस चेंज करोगे तो E/m रेशियो भी जनरली चेंज हो जाता है। सो E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। E/m रेशियो जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। E/m रेशियो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता है कि कैथोड से जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, और जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो उन्हीं को शुरू में हम कैथोड रेज समझते थे। लेकिन ये कैनाल रेज कहाँ से आ गया, क्योंकि एनोड से तो हमको पता नहीं है कि एनोड से भी कुछ आता है कैथोड की तरफ। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं और फिर हम पता करते हैं कि क्यों E/m रेशियो जो होता है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हम जो भी गैस यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दीज गैसेज आर आयोनाइज्ड। ये गैस जो होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। आयोनाइज होने की वजह से प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव करेंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे ये किस तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो जनरली जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कैनाल रेज। जो कैनाल रेज के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस ही होते हैं। और क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे अलग अलग गैसेस के लिए उनका मास अलग अलग होगा, और इसीलिए अगर आप गैस चेंज करते हो तो जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है ये सब गैसेस के लिए अलग अलग होता है। नाउ इफ यू यूज हाइड्रोजन गैस, द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द हाइड्रोजन गैस was found to be highest, and that is 9.58 into 10 raised power 4 कूलम पर ग्राम। तो ये जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो है। लेटर इट वाज फाउंड दैट द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स मीन्स दिस पॉजिटिव आयंस, तो हाइड्रोजन के इन्हीं पॉजिटिव आयंस को हमने नाम दिया प्रोटॉन। द पॉजिटिव आयंस ऑफ हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन। तो इसका जो चार्ज था दैट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलम, विच इज सेम एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली डिफरेंस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ फ्रॉम दिस E/m रेशियो एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, दैट इज put the value of E, that is 1.6 into 10 raised power -19 by m is equal to, वो कितना था 9.58 into 10 raised power 4 कूलम पर ग्राम। Now m from here is m is equal to 1.6 into 10 raised power -19 divided by 9.58 into 10 raised power 4, and that is equal to 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। तो ये जो मास था दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बेसिकली क्या है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है और उसी को हम प्रोटॉन कहते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। तो हमको यहाँ पे प्रोटॉन एक और पार्टिकल के बारे में पता चलता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। नाउ देयर आर टू पार्टिकल्स विच वी नो अबाउट। तो दो पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। और अब हमको ये भी पता चल गया कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल कैसे होता है। सो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड
इलेक्ट्रॉन इज सेम, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, जितना पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इसका मतलब एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उस एटम में प्रोटॉन्स भी होने चाहिए ताकि वो एटम न्यूट्रलाइज हो सके। तो अभी तक हमको दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पता चला, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ neutron and the Rutherford's atomic model. If you have any queries related to these two topics, please ask your questions in comment box. Thank you very much.